हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 68th लेक्चर। ये मेरा 68th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे टीजीटी, पीजीटी या नेट या कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आईबी इंटरनेशनल बिजनेस एज अ सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, तो उस केस में ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, पढ़िएगा, इसकी हेल्प से खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राइट। और एक बात और है कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बताया करिए, या कुछ भी आपने नहीं सीखा, ठीक है, तो वो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहला क्वेश्चन है कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, बीपीओ का कौन सा फीचर नहीं है। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है कंपनी कैन बेटर फोकस ऑन इट्स कोर फंक्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इट इम्प्रूव प्रोसेस एंड सेव मनी। तीसरा ऑप्शन है कि इट डिक्रीजेस, यानी बीपीओ डिक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। चौथा ऑप्शन है इट इनेबल एग्जीक्यूटिव टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बीपीओ का फीचर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। और हम तरीका वही फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, कि मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, जिससे आप इसका सॉल्यूशन खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बीपीओ के बारे में बताऊंगी कि बीपीओ क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है। ये जो बीपीओ का कॉन्सेप्ट आया था, अब इतना ज़्यादा इसका अट्रैक्शन क्यों बढ़ गया है, क्या बेनिफिट है बीपीओ के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी, तो आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे। खैर, मैं भी आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो बीपीओ, बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे लिखा ही है, बीपीओ मतलब क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो खैर इसका नाम से ही इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका मतलब कि जो बिजनेस के जो प्रोसेस है, बिजनेस के जो फंक्शन है, ठीक है, उन्हें आउटसोर्स करना। ठीक है, यानी उसे सब कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी आउटसाइड, किसी थर्ड पार्टी वेंडर से बिजनेस के प्रोसेस को सब कॉन्ट्रैक्ट करना, वो काम किसी आउटसाइड, किसी थर्ड पार्टी से कराना, तो उसी को कहा जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बीपीओ क्या है, बीपीओ एक मेथड है। ठीक है, बीपीओ इज अ मेथड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन, जो डिफरेंट जो बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन है उनको सब कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देना। ठीक है, उसे सब कॉन्ट्रैक्ट करना टू थर्ड पार्टी या वेंडर जो है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करना, तो यही होता है बीपीओ का कॉन्सेप्ट। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बीपीओ में यूटिलाइज की जाती है थर्ड पार्टी वेंडर या जो थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनकी सर्विस को यूज किया जाता है। और जो बिजनेस होते हैं, अपने जो नॉन कोर एक्टिविटी है, नॉन कोर एक्टिविटी, देखिए एक होती है कोर एक्टिविटी, कोर फंक्शंस, और एक होते हैं नॉन कोर फंक्शन। अगर ये कोई बिजनेस है, इसके कुछ मेन काम होंगे, कुछ कोर फंक्शंस होंगे। अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसका कोर बिजनेस क्या है, वो प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, ये इसका कोर बिजनेस है, कस्टमर डील करना, कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना, इसका कोर काम है, कोर बिजनेस है। ठीक है, कोर फंक्शन है। कुछ होते हैं नॉन कोर एक्टिविटी। नॉन कोर एक्टिविटी में जैसे आप एचआर की एक्टिविटी ले सकते हैं। ठीक है, कि जो रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम ये थर्ड पार्टी को दे सकता है। ठीक है, या एडवर्टाइजिंग का काम, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, उसका काम ये थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो ये क्या है, नॉन कोर एक्टिविटी। तो बीपीओ के कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है कि ये जो बिजनेस है, ये अपने नॉन कोर एक्टिविटी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो यही बीपीओ में होता है।
अब बीपीओ तीन टाइप के होते हैं, सुना होगा वैसे आपने। बीपीओ तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन शोर, ऑन शोर आउटसोर्सिंग, लिख देती हूँ यहाँ पे ऑन शोर। एक होता है ऑन शोर आउटसोर्सिंग, ठीक है। एक होता है ऑफ शोर, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। और एक होता है नियर शोर, नियर शोर आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो बीपीओ तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑफ शोर, एक ऑन शोर, एक नियर शोर। ऑफ शोर क्या, तो ये जो ऑफ शोर आउटसोर्सिंग है, ऑफ शोर क्या होता है बेसिकली, अगर सपोज करिए इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया की कोई कंपनी अगर अपना जो भी वर्क है वो आउटसोर्स कर रही है किसी दूसरी कंट्री के थर्ड पार्टी जो वेंडर है उससे अपना काम आउटसोर्स कर रही है, तो इसको कहेंगे ऑफ शोर, ठीक है, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। तो ऑफ शोर में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने ऑपरेशन को आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ होम कंट्री, यानी होम कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री के किसी वेंडर से जब काम कराया जाए तो वो होता है ऑफ शोर। और जब अपनी ही कंट्री के किसी थर्ड पार्टी वेंडर से किसी से काम कराया जाए तो उसको कहते हैं ऑन शोर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑन शोर मतलब जब बीपीओ कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी वेंडर को, जो वेंडर इसी कंट्री में हो, ठीक है, हमारी ही कंट्री होम कंट्री में हो, तो उसे कहेंगे ऑन शोर। और नियर शोर क्या होता है, जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए किसी वेंडर को जो नेबरिंग कंट्री में हो, यानी पास की किसी कंट्री में हो, तो उसे कहते हैं नियर शोर, ठीक है। तो ये जो बीपीओ होता है तीन टाइप के होते हैं। अब जरा मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि क्यों बीपीओ का जो ये कॉन्सेप्ट है। इवन पहले तो बीपीओ का कॉन्सेप्ट किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन आजकल आजकल क्या, पिछले कई सालों से बीपीओ काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारी कंपनी बीपीओ की सर्विस यूज़ करती हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि क्या एडवांटेज है, ज़रूर इसमें कुछ फ़ायदा होगा, कुछ एडवांटेज होगा, कुछ बेनिफिट होगा बीपीओ का। इसी की वजह से अधिकतर कंपनीज अब अपने जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो आउटसोर्स करती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसके कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या है कि इससे कंपनीज की जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है, ठीक है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब जो कंपनीज हैं अपनी जो कोर बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस कर पाती हैं। और कंपनी क्या करती है, अब कंपनी अपने नॉन कोर एक्टिविटी, नॉन कोर बिजनेस है, जैसे सपोज करिए एडवर्टाइजिंग हुआ, ठीक है, किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग नॉन कोर है, या अगर सपोज करिए एचआर की एक्टिविटी नॉन कोर है, तो उसे वो थर्ड पार्टी को दे देती है, थर्ड पार्टी वो काम करती है, और कंपनी अपने जो मेन काम है, ठीक है, उस पर फोकस कर पाती है। तो इससे कंपनी का टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, ठीक है, और कंपनी अब ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती है अपने मेन काम पे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो अब मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ बीपीओ के बारे में बता दिया है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि कंपनी बेटर फोकस कर पाती है कोर फंक्शन पे, तो हाँ सही बात है, बीपीओ के कारण कंपनी अपने मेन एक्टिविटी, मेन कोर फंक्शन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती है, और उससे कंपनी का प्रोसेस इंप्रूव होता है, पैसे की सेविंग भी होती है, ठीक है। और इससे जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नॉन कोर फंक्शन में फंसे नहीं रह जाते हैं, वो अब अपने मेन बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे पे ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है, बी है और डी है, दीज आर द फीचर्स ऑफ बीपीओ। लेकिन ये देखिए सी ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है कि इट डिक्रीजेज द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो नहीं, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ बीपीओ, ये बीपीओ का फीचर नहीं है। बीपीओ से ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है, क्योंकि अब कंपनीज अपने जो मेन काम है उस पर और ज्यादा फोकस कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015-20, उसमें उसके तहत विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल पोर्ट्स आर अलाउड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 आई थी, उसके तहत दो एडिशनल पोर्ट को अलाउ कर दिया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। तो आपको बताना है वो दो एडिशनल पोर्ट कौन से थे, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कालीकट एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, एराकोनम आईसीटी एंड लुधियाना एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये चार एयरपोर्ट आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कौन से दो एयरपोर्ट को अलाउ कर दिया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20, दिस इज अनवील्ड बाय मिस निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने अनवील की थी ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20। और ये जो पॉलिसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की। तो ज़रूर एक एग्जाम में इसको करके जाइएगा। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015-20, इसका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था कि एक्सपोर्ट जो गुड्स है, सर्विसेज है, इनका एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और वैल्यू एडिशन हो सके, ठीक है। तो ये इसका मेन फोकस था। और ये जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पॉलिसी के तहत आया था। मेक इन इंडिया सुना होगा, टीवी पे ऐड बहुत आता है। मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पॉलिसी के तहत आया था, ठीक है। और अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो इसके हाइलाइट्स आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ हाइलाइट अगर मैं बात करूं तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट था कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी। दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, एक थी MEIS और एक थी SEIS, ठीक है। MEIS एंड SEIS। MEIS क्या थी? MEIS मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ये बेसिकली क्या है? दिस इज द इस स्कीम के तहत एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड टू स्पेसिफाइड मार्केट। इस स्कीम के तहत कुछ स्पेसिफाइड गुड को स्पेसिफाइड मार्केट पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये जो सर्विस एक्सपोर्ट, ये जो SEIS है, ये क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। ये इसके तहत क्या किया गया? कुछ नोटिफाइड सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कही गई। तो ये दो स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में के तहत आई थी। और इसी के साथ इस पॉलिसी में कहा गया था कि दो एयरपोर्ट को अलाउ किया जा रहा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए ओपन किया जा रहा है। तो वो कौन कौन से थे? वो थे कालीकट एयरपोर्ट केरला एंड एराकोनम ICD तमिलनाडु, ठीक है। तो ये दो एयरपोर्ट थे जिनको अलाउ किया गया था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन A और ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप, अब मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे ये सारे ही सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, पढ़िएगा इनकी हेल्प से, ठीक है। और खुद भी पढ़ना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खुद ही पढ़ना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर करिएगा, तभी मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है तभी वो सॉल्व हो पाएगा। मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँ, और स्पेशली जो नीडी बच्चे हैं, जो शायद ट्यूशन की फ़ी नहीं दे पाते हैं, या जो कोचिंग, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो कम से कम मेरे वीडियो के तहत वो पढ़ सकें, इन वीडियो की हेल्प से वो पढ़ सकें। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे। तो ज़रूर शेयर करिएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए किया है। इसका फ़ायदा उठाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसकी हेल्प से खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से किसने ये एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल सुना ही होगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने बहुत डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो इनमें से किसने जो इंटरनेशनल ट्रेड का एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल है वो किसने दिया है? वो क्या एडम स्मिथ ने दिया है? वो क्या हेसर ओहलिन ने दिया है, या हेनरी फ्यूल ने दिया है, या डेविड रिकार्डो ने दिया है? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड का जो एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल है वो किसने दिया है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल क्या है। वैसे अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल कई बार डिस्कस हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा मैं फिर से बताती हूँ। तो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये बेसिकली क्या है? ये कह लीजिए एबिलिटी है, किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है, किसी कंट्री की भी हो सकती है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एट लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट,
ठीक है, किसी भी कंट्री की, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडिविजुअल की काबिलियत कि वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे एट लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट, एट लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कोई कंट्री, कंपनी या कोई इंडिविजुअल अगर किसी गुड्स या सर्विसेज को एट लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट पर यूनिट अगर प्रोड्यूस करता है और उसमें कम से कम इनपुट यूज करता है और बहुत ही इफिशिएंट प्रोसेस से उसको प्रोड्यूस करता है ताकि उसकी जो एब्सोल्यूट कॉस्ट है वो कम से कम आए, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज। दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्रीज या दूसरे इंडिविजुअल के कंपेयर में अगर कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई कंट्री हो, अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर कर पाती है, प्रोड्यूस कर पाती है एक एफिशिएंट तरीके से ताकि उसका जो एब्सोल्यूट कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है वो अगर मिनिमम आए, वो लोअर आए, तो हम कहते हैं कि उस कंपनी के पास या उस इंडिविजुअल के पास या उस कंट्री के पास क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के कंपेयर में इस कंट्री के पास क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, तो दिस इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल एंड दिस इज गिवन बाय, ये किसने दिया था, ये दिया था एडम स्मिथ ने इन हिज बुक। इनकी एडम स्मिथ की बहुत फेमस बुक है, नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, ये दिया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसमें इन्होंने कहा था कि किस तरीके से कोई कंट्री, ठीक है, किस तरीके से कोई कंट्री इस बात का फायदा उठा सकती है, इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सकती है और ट्रेड कर सकती है इन स्पेशलाइज गुड्स या सर्विसेज में अगर वो उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज ले पा रही है। मतलब उस गुड्स या सर्विसेज को अगर वो लोएस्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट पर यूनिट पे प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या है, या वो कंपनी या वो कंट्री उसका फायदा उठा सकती है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के कंपेयर में इस कंट्री को क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये एडम स्मिथ ने दिया था, अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज का वीडियो का कंटेंट। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है कि नहीं सीखा है। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा गला अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो एक सजेशन है कि हेडफोन लगा के, मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था, अभी के जो वीडियोस चल रहे हैं उन सभी में आप लोग हेडफोन लगा के ही मेरे लेक्चर सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।